नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं रोजगार की, नौकरी की। मेरे हिसाब से यह देश की सबसे बड़ी समस्या है, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही है। ताल ठोकी जा रही है कि भारत अब आत्मनिर्भर बनेगा, और यह मैंने पहले भी कहा है। आत्मनिर्भर, देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अच्छी बात है, पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले हमें देशवासियों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर होने के लिए एक अदद नौकरी की जरूरत होती है। रोजी रोटी कमाने लायक मैं नहीं हूं तो मैं आत्मनिर्भर कैसे बनूंगा? मैं आत्मनिर्भर नहीं हूं, आप आत्मनिर्भर नहीं है, हम सब आत्मनिर्भर नहीं है, तो देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? लेकिन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। रोजगार मिल नहीं रहे हैं, 14 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, दिहाड़ी चली गई। 8 से 9 करोड़ को वापस दिहाड़ी मिल गई। यह खबर मैं आपको बता चुका हूं, यह पुरानी हो चुकी है। 1,89,00,000 लोगों की, नौकरी पेशा लोगों की, सैलरीड क्लास की पक्की नौकरी चली गई। यह खबर भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आप कहेंगे फिर चर्चा क्यों? अब मैं कुछ और जानकारी आपको देने वाला हूं। इस संकट काल में, संक्रमण काल में रोजगार सृजित करने के लिए सरकार ने, प्रधानमंत्री ने एक पोर्टल की शुरुआत की। 11 जुलाई को यह पोर्टल शुरू हुआ और 40 दिन में 69 लाख लोगों ने इसमें अप्लाई किया कि हां जी, हमें नौकरी चाहिए। सरकार नौकरी दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 40 दिनों में इन 69 लाख लोगों में से जो नौकरी चाहते थे, महज 7,700 लोगों को नौकरी मिल पाई। प्रतिशत भी नहीं बता सकता मैं दरअसल आपको, ये 0.001%, 2% पर आंकड़ा आकर अटक जाएगा। 14 से 21 अगस्त, मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं, 7 लाख लोग आए, रजिस्ट्रेशन कराया कि जी हां, हमें नौकरी चाहिए। एक अंदाजा लगाइए कितने लोगों को नौकरी मिली? भाई 7 लाख ने अप्लाई किया, 70,000, 7,000, 1,000, जी नहीं, 691 लोगों की नौकरी लग पाई। लेकिन एक खामोशी है, एक चुप्पी है, एक सन्नाटा है रोजगार को लेकर। दरअसल लोगों को रोजगार मिल गया है। आज की तारीख में देश में यकायक जजेस, वकीलों, पुलिस अफसरों और प्राइवेट जासूसों की तादाद में एक जबरदस्त स्पाइक आया है। आप कहेंगे यह आंकड़ा कहां से लेकर आए? वो दरअसल करोड़ों लोग इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की गुत्थी सुलझाने में जो मशगूल हैं, सब घर बैठे, दफ्तरों में बैठे जज बन गए हैं, वकील बन गए हैं, पुलिस ऑफिसर्स बन गए हैं और प्राइवेट जासूस बन गए हैं। लेकिन इस नौकरी में कोई पगार नहीं मिलती है, यह एक कड़वी हकीकत है। और ऊपर से जो मजदूर गांव चले गए थे, वापस वो शहरों की तरफ, महानगरों की तरफ आ रहे हैं नौकरी मांगने के लिए। उसमें एक और पेंच है, डोमिसाइल का पेंच। अब राजनीति हावी हो रही है, वो हरियाणा हो, वो महाराष्ट्र हो, वो मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो या गुजरात, वहां पर डोमिसाइल की बात की जा रही है कि भाई हम तो स्थानीय लोगों को काम देंगे। तो आप अपना माल देश में कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन देश के किसी भी हिस्से में जाकर अब आपको एक अदद नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह भी एक कड़वी हकीकत में तब्दील हो सकता है आने वाले दिनों में। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या 100 में से सिर्फ 2 मजदूरों को मिली नौकरी? और शिक्षा नीति आ गई, रोजगार नीति कब आएगी? क्या देश को एक रोजगार नीति की जरूरत नहीं? लाखों करोड़ों की तादाद में जो युवा हैं, जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, क्या उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं है? या बस स्वावलंबी बना दीजिए, स्वरोजगार कर लीजिए, एंटरप्रेन्योर बन जाए और वहीं पर बात खत्म हो जाएगी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, और न्यूज विद नॉट एन S बट अ J,
न्यूज के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जरावी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और यहां पर आज अगर हम गैर राजनीतिक बहस करें तो बहुत बेहतर होगा। इस गुजारिश के साथ मैं चर्चा को ओपन कर रहा हूं, बहस नहीं, हम चर्चा करते हैं। यह भयावह स्थिति है ना नरेंद्र तनेजा, नौकरियां जा रही हैं, ये आंकड़े हमने बहुत बार आपके साथ चर्चा की है। लेकिन अगर 69 लाख लोग कहें कि भाई नौकरी दे दो, 7,700 को नौकरी मिल पाती है, या 7 लाख पिछले हफ्ते में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और 691 को नौकरी मिल पाती है, ये बड़ी भयावह स्थिति है। देखिए, अब कौन सा एडजेक्टिव यूज करना है वो आपका अधिकार है, लेकिन यह है कि लोग आए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, वो पूरा एक प्रोसेस होता है, उसमें समय लगता है। अगर आप उसका ये कंक्लूजन निकालें कि भाई 40 दिन में नहीं हुआ या 60 दिन में नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं होगा। अब दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो कहा, उन्होंने भी ऐसा पोर्टल लॉन्च किया, उन्होंने तो हमने तो बहुत लोगों को नौकरी दे दी। कई और राज्यों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं संदीप जी। और अभी जो कुछ प्राइवेट ही जो जैसे naukri.com है, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही यही है, उनका तो धंधा है वो। उनका एक मानना, उनके डेटा ये कहते हैं कि भाई जुलाई से और अगस्त के अंदर भी 5% की जॉब क्रिएशन के अंदर बढ़ोतरी आई है। उन्होंने ये भी कहा बी टाउन्स में ज्यादा है, जयपुर और बड़ौदा। नौकरियां चली गई थी, वापस मिल रही है। सुनिए, नहीं, बिल्कुल वो भी हो सकता है संदीप जी, वो भी हो सकता है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं। मेरा सिर्फ ये कहना, देखिए, जो कोरोना वायरस जिसकी वजह से बहुत कुछ हुआ, उसका हमला बरकरार है, बल्कि बढ़ रहा है ना। और हमने देखा पूरे देश में कई राज्य कई जगह लॉकडाउन कर रहे हैं, कोई नाइट में लॉकडाउन कर रहा है, कोई होटल खोल रहा है, कोई रेस्टोरेंट बंद कर रहा है। अलग अलग राज्य में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, अपनी अपनी नीतियां लेके आ रहे हैं। जो जिसकी नीति आती है उसका असर जॉब क्रिएशन में पड़ता है। नहीं, फेयर पॉइंट है नरेंद्र तनेजा, बिल्कुल फेयर पॉइंट है। और मैंने शुरुआत में ही कहा, 40 दिन पहले ये पोर्टल खुला, 69 लाख लोगों ने कहा हमें रोजगार चाहिए और 7,700 को रोजगार मिला। एक लैग होता है, मैं आपकी बात बिल्कुल कबूल करता हूं। अब मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूं। 2015 में कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट आपने स्टार्ट किया, और जो आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े कोट कर रहा हूं मैं, किसी प्राइवेट संस्था के भी नहीं कर रहा हूं। 68 लाख लोगों का कौशल विकास हुआ। मैं हर साल के आंकड़े पहले भी बता चुका हूं तो दोहरा नहीं रहा हूं। उसमें से 15 लाख लोगों को नौकरी मिल पाई। यह भी हकीकत है, ये तो मैं 5 साल का आपको आंकड़ा बता रहा हूं। रोजगार सृजित पहले नहीं हो पा रहे थे, अब और विकराल हो गई है, इसलिए मैं इस तरह के एडजेक्टिव्स इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, वो आपका प्रेरोगेटिव है, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें मैं कोई, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन ये हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, नौकरियां हमारे यहाँ चुनौती है, इसको कोई नकार नहीं सकता। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई भी राज्य क्या नीति लेके आता है, वो हमारी पार्टी का हो या किसी अन्य पार्टी का, उसका असर पूरे नेशनल जॉब स्टैटिस्टिक्स पे आएगा। कोई प्राइवेट ग्रुप बड़ा क्या नीति लेके आता है, उसका भी आएगा। कोई इनिशिएटिव प्राइवेट होता है, उसका भी आएगा। कोऑपरेटिव में उसका भी आएगा। एग्रीकल्चर आउटपुट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उसका भी असर आएगा। क्योंकि हम एक फेडरल उसके, अगर कल को मान लिया हर हिंदुस्तानी को नौकरी मिल जाती है और मैं आके आपके चैनल पर दावा करूं ये सब हमारी वजह से हुआ है, कि वो गलत होगा। ऐसा नहीं होता हमारे जैसे स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन ये सच है कि जब से कोरोना वायरस आया है, हमने ये देखा है चुनौती ये बड़ी है। कई लोगों को बहुत परेशानी हुई है, कई लोग चले गए थे, अब वापस आ रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन जब सरकार की तरफ से तमाम नीतियां, चाहे एमएसएमईज की हो, चाहे वो बड़ी कंपनीज की हो, चाहे वो नीतियां लगातार आई जा रही हैं, 24 घंटे उस पर काम हो रहा है। लेकिन चूंकि कोरोना वायरस का हमला लगातार साथ साथ जारी है, उस वजह से जो है आप देख रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो रहा है, आप तो अर्थशास्त्री हैं नरेंद्र तनेजा, कि सब कुछ अब कोरोना पर ब्लेम कर दो। देखिए, आपने फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे की बात कही, बिल्कुल सही है, पर यह तो आप लोगों को पता था 2014 में जब कहा गया 2 करोड़ रोजगार सृजित होंगे हर साल, तो वो तो 12 करोड़ रोजगार सृजित हो जाने चाहिए थे। पर रोजगार को लेकर एक चुप्पी है। रोजगार प्राथमिकता है भी क्या हमारी? मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक आप हमारी उसकी चर्चा कर रहे हैं, हमने उस पर कहा किस हिसाब से अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, उसके हिसाब से होगा। देखिए, कोई भी जो सरकार होती है या पॉलिटिकल पार्टी होती है, गंभीर तरीके से योजना आती है और जनता को सामने उसको शेयर करती है। लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जस्ट लाइक पॉलिटिक्स, वो भी डायनेमिक होती है। दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या है, हमारी खुद की क्या है, किस तरह की सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। आपका ये कहना है कि सब कुछ कोरोना वायरस पर डाला जा रहा है। नहीं, कोरोना से पहले कितने रोजगार सृजित हुए, ये तो नहीं बताया आज तक सरकार ने। बताया या मैंने मिस कर दिया?
मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए, हकीकत यह है कि कोरोना वायरस से पहले जो सिचुएशन थी वो ये थी कि तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा था। बहुत सारे फिर भी हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ जिस हिसाब से आबादी बढ़ती है, हमारी बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है, उसको लेके हालांकि मीडिया में कभी कोई बहस नहीं करता, वो एक अलग विषय है। राजनीति में भी नहीं होती, वो भी एक अलग विषय है। लेकिन वे भारतीय होने के नाते मेरे लिए वो चिंता का विषय होता है कि उस पर भी बहस हमको करनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ती है, जिस हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस से हमारे बच्चे बेटियां बाहर निकल के आते हैं, नौकरी की तलाश में आते हैं, तो नौकरी उनका हक है और हमको उस पर काम करना चाहिए। इसीलिए सरकार क्यों नहीं बताती कि रोजगार कितने सृजित किए गए हैं? वो आंकड़ा नहीं बताया जाता। बेरोजगारी के आंकड़े भी दबाए गए, फिर बताया गया 6.1 है, फिर आगे बताया गया 5.8 है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं उसका। देखिए संदीप जी, हकीकत यह है कि जो हमारे यहाँ जो इसके सारा जो अब जो हो रहा है कि इसको लेकर के नए तरीके से डेटा लिए जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ जब डेटा आप लेते भी हैं, हमारा पूरा स्ट्रक्चर समाज का इस तरीके का है। तमाम लोग हैं, वो 10 लोगों को नौकरियां देते हैं, लेकिन उनका तो कोई जिक्र ही नहीं आता, किसी सर्वे में जिक्र नहीं आता। नहीं, वही घूम फिर कर फिर वो बात आ जाएगी कि मुद्रा लोन, 15 करोड़ को मुद्रा लोन दे दिया तो रोजगार सृजित कर दिए। मैं सरकार का आंकड़ा पूछना चाह रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर में कितना हुआ, इसको हम क्या ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं? हमारे पास तमाम आंकड़े हैं कि कितनों को हमने गैस सिलेंडर दिए, कितने शौचालय बनवाए, कितने लोगों को 5 किलो अनाज दिया, वो आंकड़े तो है ना सरकार के पास। रोजगार के आंकड़े नहीं है। जो संदीप जी, जो स्कीम सरकार लेके आती है, जहां हमने तय किया इतने लोगों को हमने एलपीजी देना है और कंपनियों के मार्फत एलपीजी दिया गया, तो आपके पास उसके स्टैटिस्टिक्स होते हैं। आपके पास कितनों को लोन बैंक ट्रांसफर किया गया, उसके स्टैटिस्टिक्स होते हैं। संदीप जी के भाई ने अपने गांव में मेरठ के पास 9 लोगों को जॉब दे दिया, उसका डेटा मेरे पास नहीं आता। ये हकीकत है। देखिए, हमको प्रैग्मेटिक नहीं, मैं इसीलिए, देखिए हम चर्चा कर रहे हैं और ये प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए मैंने सुशांत सिंह केस, उस गुत्थी का भी जिक्र किया। पूरा देश मशगूल है। आपको संदीप जी, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे ऑफिस में कितने लोग आते हैं, आज तक किसी ने आके रजिस्टर नहीं किया उसको। कहीं कोई किसी के पास उसकी एंट्री नहीं है। नहीं, देखिए मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, 1 मिनट नरेंद्र जी, और उसके बाद रागिनी नायक आपका रिस्पॉन्स चाहूंगा। मेरे सहयोगी हैं राजीव रंजन, रोज निकल जाते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, गली देहात में, गांव में, कस्बों में, महानगरों में। और कल वो नोएडा घूम रहे थे और वहां उन्होंने युवाओं से मुलाकात की। युवाओं का हाल क्या है, किस तरह से एक अदद नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खाने पर वो मजबूर हैं और मजबूरी के नाम पर वो किस तरह की नौकरी भी करने को तैयार हैं। ये जरा एक बार देखिए, सुनिए इसे। सर, जब पैसे की ज़रूरत है, पैसे के लिए आदमी भटक रहा है इधर उधर, कहीं जॉब नहीं मिल रही, कंपनी में घूम रहे हैं, कंपनी में भी नहीं मिल रही है, तो फिर ये देखना पड़ता है सर। इधर गार्ड की देख रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है। भी नहीं, हर कंपनी में जाता हूँ, कहीं भी भर्ती नहीं है, कहीं भी किसी भी। अभी सिक्योरिटी में आज अभी दे के आया हूँ भाई, ये 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा था, 1 साल का था मेरे पास, वहाँ भी काम नहीं हुआ। 10,000 की सिक्योरिटी की नौकरी नहीं मिल रही है सर। 4 महीने से कोई भी रोजगार नहीं है। 4 महीने जब से लॉकडाउन लगा है, उससे स्थिति बहुत काफ़ी ख़राब हो गई है। किसी भी कंपनी में जाते हैं तो बोलते हैं हायरिंग नहीं चल रही है, काम नहीं मिल रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नौकरी अभी तक मिली नहीं है सर, क्योंकि पहले ओपनिंग हुआ करती थी, अभी ओपनिंग बंद हो गई है। ठीक है, मैक्सिमम जगह भी क्या है कि जॉब वगैरह मिल नहीं रही है, रिज्यूम जा रहे हैं, 30% ही लोग काम कर रहे हैं। तो जाते हैं कंपनी में तो बोलते वैकेंसी भी है नहीं। 2-3 महीने से घर बैठा हूँ सर, अभी तक जॉब नहीं मिल रही है। तो रागिनी नायक, ये देश के युवा हैं, ये हमारा भविष्य है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, गार्ड तक की, और मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का बहुत बड़ा पैरोकार हूं। पर एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो कह रहा है 10,000 रुपए की दे दो, कुछ तो दे दो, गार्ड भी बन जाऊंगा, जो बनाना है बना दो, एक नौकरी दे दो। और इस पर हम चर्चा नहीं करते। सतीश जी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शुरुआत में ये कहकर करना चाहूंगी कि जहां पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ टीआरपी की दरकार। रागिनी, मैं रोक रहा हूं, आपके ऑडियो में बहुत दिक्कत आ रही है, दोबारा से बोलिए। रागिनी, हाँ आप कह रहे हैं ठीक हो गया, बोलिए। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सुन पा रहा हूँ जी। हाँ, तो मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो टीआरपी की दरकार में लगातार सनसनीखेज खबरों को प्राथमिकता दे रहा है, ऐसे प्रतिस्पर्धा के चलने के बावजूद भी आप लगातार संवेदना के स्तर पर जमीनी मुद्दों को उठाने का जो काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ वो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अब मैं आज के सवाल पर आती हूँ, तो ये कहना ही पड़ेगा कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।
तो इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि 15 लाख रुपए हर अकाउंट में और 2 करोड़ नौकरियों का सृजन हर साल, ये वादा करके ही मोदी जी 2014 में सत्ता पर काबिज हुए और उसके बाद बेरोजगारी का जो आलम है वो बद से बदतर होता जा रहा है। नरेंद्र तनेजा जी आज क्या करेंगे? वो अपनी विफलताओं का ठीकरा फोड़ेंगे कोरोना के ऊपर, और उन्होंने वही किया। लेकिन जरा कोरोना काल से पीछे जाकर देखते हैं, जो पोस्ट डिमोनेटाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट के रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं, सही कहा आपने, सरकार ने वो बाहर निकाले ही नहीं। और आलम ये हो गया था कि आरबीआई के गवर्नर लगातार इस्तीफा दिए जा रहे थे। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के 2 मेंबर्स को इस्तीफा देना पड़ा, ये कहकर कि सरकार लगातार बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों की फजिंग कर रही है, यानी कि फर्जीवाड़ा चल रहा है। और 45 सालों में मैं आ रहा हूं नरेंद्र जी आपके पास। कोरोना काल से पहले ही हो चुकी थी। और अब आज की बात करते हैं। आपने एक रिपोर्ट की बात की जिसके चलते करीब 70 लाख रजिस्टर हुए अनएम्प्लॉयड लोग, जिनमें से 691 लोगों को रोजगार मिला। अब हम सीएमआई की रिपोर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डायरेक्टर हैं महेश व्यास जी। वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि कोरोना काल के लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन से लेकर आज तक 1 करोड़ 90 लाख नौकरियां चली गई। तो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, 4-5 प्रभावित हुए हैं और जुलाई में 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। नहीं, ये बातें मैंने बता दी रागिनी, ये बातें मैंने बता दी। मैं कह रहा हूं हमारी प्राथमिकता बनेगी और केंद्र की ही नहीं, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी सरकारें हैं। ये कभी विषय बनेगा? हमारी रोजगार नीति है कोई? मेरा सवाल ये है, एक दूसरे पर आक्षेप लगाते रहे, वहां पर बात खत्म नहीं होगी, उससे कुछ नहीं हासिल होता। संदीप जी सुनिए, देखिए, एक तो सरकार जनता की प्रतिनिधि है, उसकी विफलताओं पर सवाल पूछना आक्षेप नहीं है। और खासतौर से वो सरकार जिसका सबसे बड़ा वादा नौकरियों का सृजन का था, और सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ा सपना ये हो गया कि नौजवान नाले की गैस पर पकौड़े बनाएं, उनसे ये सवाल तो पूछा जाना पड़ेगा। शिक्षा की नीति, क्या शिक्षा की नीति है आज देश में, मुझे बताइए। नजारे हैं, नतीजे नहीं है, ऑप्टिक्स ओवर आउटकम। आप बजट आवंटित कर नहीं रहे हैं, शिक्षा का बजट लगातार कम हो रहा है और सुहाने सपने नहीं, अब 6% किया जाएगा ना जीडीपी का। और रोजगार की बात आप नहीं, रोजगार की नीति, जब आप शिक्षा दे देंगे उसके बाद क्या होगा? रोजगार तो चाहिए ना। आप आंकड़े छुपा रहे हैं, इसका मतलब आप विफल हैं, क्योंकि सवालों से वही बचता है जिसके मन में चोर हो। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई नीति है तो सामने रखें, ये ना कहें कि अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। आज देश में सबसे ज्यादा राज्य सरकारें भी भारतीय जनता पार्टी की हैं। अब दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र में संवाद और सहयोग में विश्वास ही नहीं रखते। अगर वो अपनी राज्य सरकारों से ही बात करके एक रोजगार नीति नहीं बना पा रहे हैं, तो आप विपक्ष से क्या बात करेंगे? नहीं, मैं सबसे बात करता हूँ। मैं अभी डोमिसाइल के मुद्दे पर भी आने वाला हूँ। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, अब वहाँ पर डोमिसाइल की, लोकल की बात याद आने लगी है। एक मिनट, बता रहे हैं, वो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि नहीं किया था, और ये सवाल हमने पूछा था, हम लगातार ठीक है। एक वाजपेयी, एक मिनट रागिनी, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं और हम जड़ तक जाएंगे इस मुद्दे की, और किसी का पीछा मैं छोड़ता नहीं हूं, ये आप जानती हैं। एक वाजपेयी, मुझे ये बताइए, एक ये असीम पोर्टल है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग की, जब एक कौशल विकास हुआ है उसकी मैपिंग भी करेंगे, हम सब कुछ पता लगा देंगे। उसमें 3,70,000 लोगों को नौकरी की दरकार थी, 2% को नौकरी मिलती है। ये गंभीर है ना? बिल्कुल गंभीर है। लेकिन ये बताइए, ये सरकार ये तो नहीं कह रही कि हम नौकरी सबको 100% दे दी हमने, ये तो हमारा क्लेम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये कांग्रेस थी तो इन्होंने रोजगार नीति बनाई थी क्या? आंसर इज नो। हमने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जनता किया? हाँ, आप देखिए कैसे नौकरी बढ़ेगी। देखिए, सरकार तो होटल चलाएगी नहीं, सरकार हॉस्पिटल भी बड़े लिमिटेड चलाएगी, बिकॉज वेलफेयर स्टेट है तो इसलिए चलाएगी। मतलब ये है कि सरकार बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगी। और ये डिसीजन हमारा तो मतलब वो जुमला था, 2 करोड़ रोजगार हम सृजित करेंगे हर साल, नहीं था। ये डिसीजन नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट से शुरू हुआ। नहीं, ये नारा किसका था? आपका था ना, 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो नरेंद्र मोदी कहते थे ना चुनावी रैलियों में। संदीप जी, जवाब दे रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सरकार में नौकरी कम हुई है
और लगातार कम हुई है, बिकॉज पीपीपी मॉडल आ गया, प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले गए। लेकिन इसके बावजूद इस सरकार के दिमाग में ये बड़ा क्लियर है कि यहाँ के लोगों को रोजगार सृजित होने चाहिए। मतलब नौकरी खुद ढूंढ लो, हम नहीं करेंगे मदद। सरकार क्या मदद कर रही है, वही तो सवाल पूछ रहा हूं। अब हमने क्या किया कि इस देश में बाहर से उद्योग धंधे आने चाहिए, एफडीआई आना चाहिए, ये हमने किया। और उसके लिए हमने क्या 6 साल में क्या हुआ? उसके लिए हमने, अरे आज थोड़ा सरकार बनी है भाई, हमने तो शुरू में कह दिया कि भाई हमने 100% रोजगार नहीं दिए। अभी आपने पोर्टल के डाटाज भी दे दिए। देखिए हमने क्या किया, लैंड लॉ अमेंड किया, लेबर लॉ अमेंड किया, कॉर्पोरेट टैक्स छूट किए, पावर टैरिफ घटाए। किस लिए घटाए ये सिर्फ इसीलिए किया कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे इस देश में लगे और जिससे लोगों को रोजगार हो। इसी के चलते हमने क्या किया, स्किल डेवलपमेंट। पर ये नहीं पता कि रोजगार कितने लोगों को दिए। भाई रोजगार की डेफिनेशन भी थोड़ा बदली है, ये भी बदलनी पड़ेगी। अच्छा, वही पकौड़े तलना और पान लगाना भी रोजगार है। जिस तरह से सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, सारी चीजें बदल रही हैं, मोबाइल का युग आ गया, कंप्यूटर का युग आ गया, डिजिटल इंडिया हो गया, इसी तरह से रोजगार का मतलब खाली नौकरी नहीं है। तो 1,89,00,000 लोगों की 4 महीने में नौकरी चली गई, वो रोजगार था ही नहीं दरअसल। अभी आपने खुद ही कहा कि भाई 14 करोड़ की गई थी, उसमें से 8-9 करोड़ की वो दिहाड़ी थी। हाँ, तो 8-9 करोड़ देखिए दिहाड़ी मिल जाती है, मैं पक्की नौकरी की बात कर रहा हूं। पक्की नौकरी जाती है तो वो मिलती नहीं, पहली बात तो, अव्वल तो, मेरे पास जो और डाटा है, दूसरा अभी नौकरी में जो तनख्वाह कट रही है उसका तो मैं जिक्र भी नहीं कर रहा। मैं अभी डाटा ला रहा हूं। इसमें डाटा में क्या है कि 14 सेक्टर ऐसे आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जैसे एग्रीकल्चर है, सामान का ट्रांसपोर्ट है, रेल ढुलाई है, बिजली की खपत का सामान है, एफएमजीसी है। ये सब दिहाड़ी मजदूरों, वही तो 14 करोड़ जिनकी गई थी 8-9 की आ गई, उसी आंकड़े को बता रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये सरकार प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। करप्शन का मामला कम हुआ है, डायरेक्ट ट्रांसफर गरीब आदमी के उसमें पैसा जाता है, मकान हम दे रहे हैं, अनाज हम दे रहे हैं, गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं, स्वरोजगार हम दे रहे हैं। स्वरोजगार हम तो कह रहे हैं कि नौकरी कम हुई है। देखिए हम ये क्लेम ही नहीं कर रहे नौकरी कम हुई है। अनुराग भदौरिया, स्वरोजगार ये किस नाम की चिड़िया है, ये समझ में आया आपको? घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, मुद्रा लोन हमने दे दिए ना, आप स्वावलंबी बनिए। देखिए आपने संदीप जी इतना अच्छा मुद्दा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब की भी जीवन लड़खड़ा रही थी बोलते हुए, और वाजपेयी जी को तो लास्ट उन्होंने बोल ही दिया कि हम प्रयास कर रहे हैं। जब प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास का मतलब आप समझ सकते हो, 6 साल से प्रयास में लगे हैं और आगे भी प्रयास ही करते रहेंगे, जो कभी आपको धरातल पे दिखाई देगा नहीं। जैसे आपने बोला कि इन्होंने वो देना बंद कर दिया, इनके आंकड़े तो अब आते ही नहीं है। रोजगार नीति की तो बात छोड़िए, इनके पास एक ही नीति काम करती है, वो नफरत की, समाज में नफरत की नीति फैलाओ और सत्ता पे काबिज रहो। इनको जनता की रोजगार से क्या लेना देना। आपको याद होगा बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे इस देश के अंदर में, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान के लिए छोटा 10-20 हजार की नौकरी, 20-25 हजार की नौकरी बहुत होती है, लोग इसमें खुश रहते हैं रोटी कपड़ा और मकान में। लेकिन ये सपने बड़े बड़े दिखाते हैं, इनके सपने देखिए क्या होंगे। 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। अरे भैया 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। 20-25 हजार की नौकरी दे दो, हमारा रोटी कपड़ा मकान उसी में हो जाएगा। आप तो ऐसी लंबी लंबी बातें करते हो, लेकिन उसके पास रिजल्ट, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर, ये भारत वो भारत, कमाल की भारत, कहाँ का भारत। भैया हम नौकरी मांग रहे हैं, छोटी सी अदन सी नौकरी मांग रहे हैं, आप मुझे सपने दिखाते हो कि हम आपको 15 लाख लोन की व्यवस्था कर दी, 10 लाख लोन की व्यवस्था कर दी, 1 करोड़ लोन की व्यवस्था कर दी। हम नौकरी मांग रहे हैं, आप हमें जुमले फेंक रहे हो लगातार, और जुमले भी करोड़ों में फेंकते हो। मैं ये भी नहीं 1000, 2000, लाख में फेंको, आप फेंकते हो तो एकदम लाखों करोड़ में फेंक देते हो। कमाल है भैया। अरे हम हिंदुस्तानी लोग हैं भैया, बहुत छोटे में जी लेते हैं, गांव के लोग हैं। हमें उतना लंबे सपने मत दीजिए, ऐसा सपना दीजिए जो आप भी पूरा कर पाओ और हम भी उसमें सपने में समा जाएं। आप इतना लंबा सपना दे देते हो कि सपना तो छोड़ो, सपना ही रह जाता है। 6 साल से 7 साल से एक ही बात का रट लगाए हुए, आपने देखा होगा। बात वही है, हम रोजगार की बात करते हैं, ये दुनिया की बातें करेंगे। देखिए एक सीधा सीधा सा सवाल है, क्या आपने रोटी कपड़ा और मकान की इस देश के लोगों के लिए व्यवस्था की? नहीं की। लेकिन आप उसको घुमा फिरा के दुनिया की बातें बोलना चाहते हैं। इसीलिए मैं संदीप जी आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, इनसे आप नफरत की बात। मनरेगा की मद में 40,000 करोड़ रुपए ज्यादा किए, 100 दिन के रोजगार के लिए अवसर पैदा किए, सरकार ने नहीं किए। क्या आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं? अनुराग भदौरिया, अभी तो आपने देख लिया क्या बोला त्रिनेजा जी ने। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा हो रहे हैं, एमबीए के कॉलेज ज्यादा हो रहे हैं, तो इसके मतलब क्या आप देश को क्या अनएजुकेटेड रखना चाहते हो क्या? अगर इंजीनियरिंग ज्यादा निकलेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको नौकरी देना कि मनरेगा में लगा दोगे उनको? ये जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती। देश आगे बढ़े,
आप तो बोलते हो देश को हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं, हम वर्ल्ड के नक्शे पर लाके खड़ा करना चाहते हैं, स्किल इंडिया बनाना चाहते हैं, और कहते हो मनरेगा में नौकरी देंगे, और कहते हो इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा क्यों है, एमबीए के कॉलेज ज्यादा क्यों है, मेडिकल के कॉलेज ज्यादा क्या, इस पे भी उंगली उठाना लगेंगे आप कि कॉलेज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा निकल रहे हैं तो उनको नौकरी कैसे दें। कमाल की भारतीय जनता पार्टी है। मतलब आप चाहते हो कि सब्सिडी पे जिंदा रहे। पॉलिटिकल व्यूज मैंने ले लिए। 1 मिनट अनुराग भदौरिया। सिद्धार्थ जराबी, यू आर द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री। मेरा सवाल बिल्कुल एपॉलिटिकल सवाल है आपसे। रोजगार मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? संदीप, केंद्र और राज्य सरकारों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी जॉब्स दिलाने की बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये बिल्कुल सही है। और अगर आपके इस सवाल से मैं 2 डेटा जोड़ दूं तो हमें ये समझना चाहिए इस डिबेट पे, और जो हमसे पहले अभी लोग बोल रहे थे पैनल में, सबसे बड़ी बात अप्रैल और मई बहुत बड़ी एक डिप का समय था जॉब्स में, बट अभी जो संकेत आ रहे हैं और Naukri.com का जो रिपोर्ट भी आया था लगभग 2 सप्ताह पहले, वो कह रहा है कि जुलाई से रिकवरी शुरू हुई है। अब ऑब्वियसली रिकवरी का ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि सारी जो समस्या थी वो समाप्त हो गई है, बट जॉब्स वापस आ रही हैं। जैसे जैसे होटल्स खुल रहे हैं, जैसे जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर खुल रहा है, जॉब्स वापस आ रही हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर एज यू नो, उसमें भगवान की कृपा से वर्षा ठीक हुई है, लगभग 7% नॉर्मल से अधिक इस बार रेनफॉल अभी तक हुई है। तो आप देखेंगे कि अगस्त 31 को जो पहली तिमाही का जीडीपी डेटा आएगा उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला एक डेटा आएगा। हो सकता है कि हमारा 1996 से सबसे वर्स्ट क्वार्टर आए इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, और उसके विदिन आप देखेंगे कि फार्मिंग सेक्टर एक्चुअली अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, बिल्कुल जो पहले होता नहीं था। अब एक बात 3 मंदियां जो आई हैं, जो आप कह रहे हैं 58 में, 66 में और 79-80 में, उसमें कृषि क्षेत्र भी गोता खा गया था। ये पहली बार होगा, मंदी है ये 4थी बार आ रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र अच्छा करेगा, कृषि क्षेत्र अच्छा करेगा। बट प्रॉब्लम, जो समस्या आप जो आज लगातार पूछ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो ये है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब्स हैं जो लगभग 10 से 15% हैं, वर्सेस 80-85% अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब्स। और सबसे बड़ी मार इस बारी अनऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैं उसी बात पर आ रहा था। 1,89,00,000 नौकरियों की जो बात कर रहा हूं वो चली गई और पक्की नौकरी जाती है। सिद्धार्थ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कई जॉब्स हमने चेंज किए हैं। नौकरी एक बार छूट गई, दोबारा नौकरी पकड़ना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। और एक छोटा डेटा जो दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा और आप फिर विषय आगे बढ़ाएं। अप्रैल और मई में जो न्यू पेंशन स्कीम है, जो पेंशन के लिए एक स्कीम है, उसमें लगभग 45% की गिरावट आई है नए रजिस्ट्रेशंस में। इसका यह मतलब है कि जो नौकरियां जो होने वाली थी वो डेफर हो गई हैं और उतनी नई एनरोलमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि पेंशन वाली स्कीम तो अनिवार्य है। और एक चीज और हो रही है संदीप, कि सरकारी क्षेत्र यानी डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं, बट पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी अगर आप जोड़ेंगे, रेलवेज को जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे भी जिस प्रकार की वैकेंसीज की बात की जाती है वो अभी तक पूरी तरह 28 लाख वैकेंसी हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में। उसके बारे में बात नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, आसानी से टेस्ट दे पाएंगे। अरे भाई, वो तो 1.25 लाख नौकरियों के लिए है। 28 लाख नौकरी तो खाली पड़ी है। मैं इसलिए संदीप आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप मुझे अलाउ करें। मैं खुद कंफ्यूज्ड हूं। राजनीति, किसी भी राजनेता को जॉब्स दिलाने से स्टेट्स में बहुत फायदा होगा। ये 28 लाख नौकरियां या 30 लाख नौकरियां स्टेट गवर्नमेंट्स फिल क्यों नहीं कर रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। इसके पीछे क्या राज है? नरेंद्र तनेजा, आप अर्थव्यवस्था भी समझते हैं, राजनीति भी समझते हैं। 28 लाख नौकरी खाली पड़ी है ना केंद्र और राज्यों में, वही नहीं भरी जा रही। देखिए संदीप जी, बहुत सारे सवाल हमारे ऊपर ही है, हमारी सरकार के ऊपर है। अगर आप समय देंगे जवाब देने का तो अच्छा रहेगा, नहीं समय देंगे तो आपके दर्शक तय करें। नहीं, सारे सवाल हमारे पूरा समय मिलेगा। अच्छा, अब ये बात कही गई कि भाई भदौरिया जी ने कहा कि हमारी जो जवान लड़खड़ा रही है, भदौरिया जी हमारी जवान कभी नहीं लड़खड़ाती, बड़े तैयारी से आते हैं और तैयारी करते हैं।
खाली बिना पढ़े लिखे ऐसे आकर के नहीं बोला करते हैं। आपने कहा गांव गांव गांव, हमने देखे हैं वो गांव, मैं आप ही के इलाके का रहने वाला हूं, हमारे पड़ोस का ही गांव है जहां पे आपकी पार्टी का जन्म हुआ। साइकिल से घर के आगे हवाई अड्डे बन गए, स्विमिंग पूल बन गए, तो हमने देखा है। तो इसलिए ये बातें आके ना करें, देश जानता है। इन बातों को छोड़िए। हमारी कांग्रेस की जो सम्मानित स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए की बात करी थी रागिनी जी। उसके बाद 2000 आपने देखा 2019 में चुनाव हुआ, जनता तय करती है डेमोक्रेसी के अंदर। हमने, आपको लगता है हमने झूठ बोला, जनता आपकी बात को नहीं मानती। आप जनता का सम्मान करिए, अगर फिर भी नहीं करना चाहती आपका पूरा अधिकार है, लोकतंत्र है, आप अपनी बात कहते रहिए, लेकिन ये डिबेट पुरानी है। जनता, उसके बाद इलेक्शन हो चुका, जनता ने हमको ज्यादा सीट दी। आपका लोकतंत्र डिफेक्टिव है, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपके व्यूज रखने का आपको अधिकार है। राज्यों की जाता, ये इसको मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता कि राज्य अब कौन सा राज्य जिसकी जॉब पॉलिसी है कि मुझे बताइए। इससे पहले कभी इतने साल कांग्रेस भी रही, उन्होंने तो कभी नहीं करा। अर्थव्यवस्था, यहाँ पे मेरे साथी सिद्धार्थ बैठे हैं और आप भी अर्थशास्त्र पढ़े हुए हैं, बड़े अच्छे कॉलेज से संदीप जी। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक एक्सपेंशन से बहुत सारी चीजों का जन्म होता है, उनमें जॉब भी एक होता है। अपने में कि जॉब कर दो, ये नॉर्थ कोरिया करता है। हम इस विचारधारा को नहीं मानते, हम कम्युनिस्ट नहीं है। मैं आपके सामने आपके चैनल पे घोषणा करता हूं, हम कम्युनिस्ट फिलॉसफी को रिजेक्ट करते हैं। ये कि इतने जॉब क्रिएट करने हैं, बाकी उसके हिसाब से होगा। हम अर्थव्यवस्था का विस्तार करेंगे, हम जॉब क्रिएट करेंगे, काम क्रिएट करेंगे, हाथ में स्वरोजगार भी लेके आएंगे, सरकारी में होगा सरकार। हमारा तो नारा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, हमारा नारा था, क्यों नहीं आप उसकी बात करते? हमने तो नहीं कहा हम सबको सरकारी नौकरी, और नाम इसके फेवर में। अच्छी बात है, अब आप मान रहे हैं तो मतलब 2 करोड़ रोजगार का जुमला था, वो नारा जुमला था। देखिए, आप ये सुनिए, बात सुनिए। हमने ये कहा, आप मुझे वो स्टेटमेंट चला करके दिखाइए। हमने कहा 2 करोड़ हम सरकार में नौकरी दे देंगे। अच्छा। हम कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट किसको जॉब देगी? हम कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं कि ममता जी किसको जॉब देंगी? तो मैंने 28 लाख का सवाल पूछा था नरेंद्र तनेजा। 28 लाख नौकरियां मतलब रिक्त पड़ी है ना केंद्र और राज्यों में, वो भी नहीं भरी जा रही है देश में। संदीप जी सुनिए, प्रश्न इस बात का, आपका इस बात पर जोर है कि चाहे जरूरत हो या ना हो, सरकार को इतना बड़ा कर दो कि जनता देश की उस बोझ में ही भर जाए। आप ये कहना चाहते हैं सरकार में नौकरी देकर के काम हो या ना हो, हमारा यह है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हम नहीं मानते इस बात को कि दुनिया भारत में जिसको नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी दे दो। हम इस बात को नहीं मानते। सरकारी नौकरी की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 1 करोड़ 89 लाख नौकरियां चली गई, किसी ने उफ तक नहीं की। सरकार ने निजी कंपनियों को कह दिया अरे भाई तनख्वाहें मत काटो। 1 मिनट सुनिए ना सर, मैं आप ही से मुखातिब हूं। संदीप जी आपने प्रश्न किया, जवाब ले। आपने ये कहा कि किसी ने उफ नहीं करी। ये जो हमने तमाम न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव लॉन्च करे, चाहे वो एमएसएमईज के थे, चाहे बैंक्स को लोन देने के थे, या कुल मिलाकर के किसानों का लोन माफ करने की बात हुई, या किसानों के लिए सहयोग लेने, ये सब क्या था? ये सब इसी में मतलब एमएसएमई को लोन दिए, एमएसएमई चलाने वाला तनख्वाहें देगा पहले या अपना धंधा चलाएगा? मेरा सवाल, मैं नौकरी की बात कर रहा हूं। अभी मैं नौकरी की कर रहा हूं। अगर आप ये प्रोग्राम अपने शो पे संदीप जी चलाते हैं कि एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ गया, हवा में बढ़ गया, पाकिस्तान बढ़ा गया, यहाँ पे हमारी कोई भूमिका नहीं थी उसके अंदर, उससे जॉब नहीं क्रिएट होंगे, या जॉब नहीं क्रिएट हुए। आप तो ग्रामीण अंचल से आते हैं नरेंद्र तनेजा, जमीन तो उतनी ही रही ना, खेती की जमीन कोई बढ़ गई? मतलब लोग बढ़ जाएंगे, 2 बीघे पे 2 आदमी काम कर रहे थे, 5 आदमी काम करने लगे तो 3 आदमियों को रोजगार मिल गया। आप ये कह रहे हैं? मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए, जब भी एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ता है, एग्रीकल्चर आउटपुट के साथ साथ करके आपके उस पूरे इलाके की जो इकोनॉमी, जो रूरल इकोनॉमी होती है, वो स्टिमुलेट होती है, और उससे जो है जॉब क्रिएशन होता है। ये अर्थशास्त्र की मैं बात कर रहा हूं, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की थ्योरी है संदीप जी। उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा चुनौतियां नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा लोगों को बेरोजगारी की परेशानी नहीं हो, बिल्कुल हो रही है। और कोरोना वायरस को आप ये कह रहे हैं, इसीलिए देखिए हम चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा, 1 मिनट, आपने बड़ी अच्छी बात कही, हम उसके पीछे हाइड नहीं कर रहे। 1 मिनट नरेंद्र तनेजा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इकोनॉमी बढ़ती है तो आसपास के एनवायरमेंट, जो इकोसिस्टम होता है, उसमें भी मजबूती आती है। अब देखिए, ग्रामीण इलाके की आपने बात की, उत्पादन बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्र अच्छा कर रहा है। अब आप अपना उत्पाद, अपनी फसलें देश के किसी भी हिस्से में जाकर बेच सकते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, मैं अभी उस पर बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपना माल तो कहीं भी बेच सकते हैं। आप इस देश में कहीं भी जाकर अब काम नहीं कर सकते।
देखिए एक और बड़ी समस्या, मैं आ रहा हूं रागिनी, आ रहा हूं, आपको भी पूरा वक्त मुझे दूंगा। संदीप जी 5 सेकंड चाहिए होंगे। एक मिनट अभी सवाल 5 करने सेकंड, दीजिए ज्यादा ना नहीं। अनुराग भदौरिया, सिर्फ नरेंद्र तनेजा स्क्रीन पर। अब हरियाणा 75% डोमिसाइल कि हरियाणा वासियों को ही नौकरी देंगे, 80% चल रहा है गुजरात में, कहने को लागू नहीं हुआ, 80% महाराष्ट्र में, 70% मध्य प्रदेश में, 75% आंध्र प्रदेश में। तो ये जितने मजदूर वापस आ रहे हैं काम करने के लिए, अब इनकी नौकरी पर तो एक और, इनकी दिहाड़ी पर तो एक और तलवार लटकने वाली है। राजनीति करने के लिए बड़ा अच्छा नारा है, आप हम अपने स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, पर ये दरअसल हकीकत है क्या? हकीकत तो बिल्कुल जुदा है ना नरेंद्र संदीप जी। हाँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और मैं चाहता हूं इस पे आप पूरे घंटे की इसी विषय पे बहस करिए। मेरी व्यक्तिगत राय, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं भारतीय हूं। एक भारतीय होने के नाते, एक अर्थशास्त्री ट्रेनिंग से होने के नाते मैं मानता हूं कि ये नीति अच्छी नहीं है। आप कैसे देश को जोड़ेंगे? आप जो भारतीय जाके अमेरिका में काम करते हैं, उनको जॉब की दिक्कत हो, मैं दाद दूंगा आज। अच्छा, अब जो भारतीय अमेरिका जाते हैं उनको HP1 वीजा नहीं मिलता, तो आप शिकायत करते हैं ट्रम्प गवर्नमेंट से। और अपने देश के अंदर ही आप देश के अंदर ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश वाला राजस्थान नहीं जाएगा, बिहार वाला महाराष्ट्र नहीं जाएगा, दिल्ली कोई नहीं आएगा। ये कैसे देश जुड़ेगा? अगर देश जो है जोड़ने का मतलब ये होता है, ये जो बॉर्डर आपने बनाए राज्य अच्छी बात है, लेकिन साहब ये बॉर्डर इसलिए नहीं होने चाहिए कि लोगों का दिमाग रुक जाए, सोच ये कोरी राजनीति है, कोरी राजनीति और कुछ नहीं, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठेगा। गलत है, ये राजनीति गलत है, चाहे कोई भी पार्टी कर रही हो। ये राजनीति देश को जोड़ेगी नहीं, देश को तोड़ेगी। नहीं, ये सारी पार्टियां कर रही है ना रागिनी नायक, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। महाराष्ट्र भी है इसमें हरियाणा भी है। मैं हरियाणा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वाकिफ हूं यहाँ की जमीनी हकीकत से। फरीदाबाद और गुड़गांव में अगर वहां पर लोकल लोग ही काम करने लगे, आधे फैक्ट्री वाले अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे। केरला में 3 करोड़ की जनसंख्या है, 30 लाख वहां मजदूर, प्रवासी मजदूर हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। गुजरात में सूरत, अहमदाबाद प्रवासी मजदूरों के दम पर चल रहा है। ये राजनीति के नाम पर एक और बवंडर हम खड़ा कर रहे हैं। नौकरियां मिलेंगी नहीं, नौकरियां जाएंगी इसमें। संदीप जी, जो आप सवाल पूछ रहे हैं बहुत ही जायज सवाल है और वो सबसे बड़े सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि जब नौकरियां हैं ही नहीं तो आप आरक्षण देंगे किसमें? और फिर जब आप आरक्षण का सवाल उठाते हैं तो वो अक्सर राजनीति से ही जुड़ा होता है। और मैं तो कहूंगी कि इस पर भी एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और तफसील से सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके इसके ऊपर एक निर्णय निकालना चाहिए। और आप अगर मुझसे भी व्यक्तिगत राय पूछे तो मैं ये कहूंगी कि जो देश, जिसकी संस्कृति, जिसकी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, वो अपनी ही परिधि, अपनी ही ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर इस तरह का भेदभाव करेगी तो आदमी खाएगा क्या, नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर हमें विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। नहीं, कोई करेगा नहीं ना, राजनीति हावी है। देखिए, चुनावी नारे के तौर पर रागिनी बड़ा अच्छा लगता है, आप अपने इलाके में जाइए, कहिए यहीं के लड़के काम करेंगे और तालियां बजेंगी और बटन दबेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज अगर देश की परिस्थिति आप देखें तो ऐसी कोई भी सीमा नहीं है जो उसी ज्योग्राफिकल एरिया में जन्मे हुए लोगों को रोक सकती हो। पूरे देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर पढ़ाई कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर घर ले सकता है, कश्मीर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति कहीं पर जाकर रोजगार ढूंढ सकता है। आज दिल्ली में पढ़ रहा कोई नौजवान है, उसकी बैंगलोर में नौकरी लग सकती है या गुड़गांव में लग सकती है, कहीं भी लग सकती है। तो इस तरीके की लिमिटेशंस के ऊपर हमें सोचना होगा एक राष्ट्र के रूप में। पर इसके अलावा भी 2-4 बातों पर मैं बोलना चाहती हूँ। संदीप जी, कृपया मुझे आप 2 मिनट का समय दें। 1 मिनट आप जी, बोलिए। नरेंद्र तनेजा जी का तर्क देखिए, उसमें कितना विरोधाभास है। वो कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में अगर देश अच्छा कर रहा है, और जो आपके एनालिस्ट बैठे हैं उन्होंने सबसे बड़ा श्रेय दे दिया बारिश को कि इस बार बारिश अच्छी हुई तो कृषि क्षेत्र अच्छा करेगा। ये कह रहे हैं कृषि क्षेत्र अच्छा करे तो ये हमने किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर, सैलरीड क्लास की नौकरियां जा रही हैं तो हमारी तरफ मत देखिए, वो पाकिस्तान नहीं किया होगा। ये इनका तर्क है। अब इस विरोधाभास पर केवल हंसी आ सकती है और कुछ नहीं। अब दूसरी बात देखिए, बहुत अच्छी बात भदौरिया जी ने की, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो आज कह रहे हैं कि रोटी और रोजगार जो है उसकी परिभाषा को आप बदल दीजिए। ये एलजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, क्योंकि रोजगार की परिभाषा तो कोई है नहीं।
लेकिन अगर हम इन्हीं के तर्क पर जाएं तो मुद्रा लोन की चर्चा कर लें, 91% लोगों को औसतन 23,000 रुपया मिला, जिसमें कि एक पकौड़े या पान का ठेला भी नहीं लगाया जा सकता। और भाजपा के एक नेता ने तो कह दिया था कि पकौड़े का ठेला नहीं लगा सकते तो भीख मांग लें। तो ये इनकी परिभाषा है। अगर मकान की बात करें तो 2022 तक सबको मकान देने का वादा था, 2020 हो गया है, 29% नहीं, अभी हम रोजगार की बात कर रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबी विस्तृत चर्चा हो जाती है। एक मिनट, एक ही वाजपेयी, मतलब रोजगार को लेकर अब राजनीति, ये जो होता है ना, वोकल फॉर लोकल हो जाइए और स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार और दबाइए बटन। नहीं, उसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। हाँ, ये जो आप चर्चा हो रही है उसको जरा क्लैरिफाई कर दें कि जो ये लोकल की डोमिसाइल की बात हो रही है, दिस इज रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। नहीं, गवर्नमेंट नहीं, किसने बताया आपको? नहीं, प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन शब्द ही गलत है। जो वहां के डोमिसाइल हैं उनको नौकरी मिलेगी। किसमें? ये सिर्फ किसमें? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अरे वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई जब हाँ, तो अब ये दोनों चीज, अच्छा, चित भी मेरी पट भी मेरी ना। हम ये कह रहे हैं कि जो अभी ये चल रहा है मामला, ये रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स है। गवर्नमेंट जॉब्स तो 28 लाख खाली पड़ी हुई है, लेकिन ये प्राइवेट में रिजर्वेशन की बात नहीं हो रही है। इसको क्लियर कर दीजिए। और भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए, दूसरे में जाए। मान लो महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन की अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें लोकल को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये नहीं कि दिल्ली वाला जाके वहां काम कर लेगा। तो ये एक नीति है, इसमें चर्चा हो, लेकिन क्लैरिफाई कर दीजिए। अब आइए दूसरी चीज पे। देखिए, एक हिस्सा आपने दिखा दिया कि रोजगार तो मान लो है ही नहीं, और उसमें हम लोग सहमत किए कि रोजगार सरकार जितने देने चाहिए उतने नहीं दे पा रही है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी एक सर्वे आया है लेटेस्ट 131 देशों का, और उसमें 50 कंट्री की उन्होंने कहा कि इकोनॉमी जो है वो बाकायदा अच्छी गति से बढ़ रही है, और हमारा नंबर उसमें 17वां है। तो मेरा मतलब दोनों साइड देखिए ना, ये नहीं कि आप कह दीजिए कि भारत मुझे एक चीज बताइए, 1,89,00,000 लोगों की नौकरी चली गई, उनको कुछ मिलेगा? अमेरिका, आप बाहर का उदाहरण देने लगे ना, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट उसका भत्ता मिलता है ना, यहाँ क्या मिलता है? हम कह रहे हैं कि अभी ये जो न्यूज वाले आपके बैठे हुए हैं एडिटर इंडिपेंडेंट पैनल पे, इन्होंने खुद कहा कि अप्रैल मई में तो मामला गड़बड़ था, अब नौकरियां वापस आ रही हैं। तो ये 1 नहीं, करोड़ जिनकी चली गई उनके लिए कुछ है? 1 करोड़ सरकार कोई व्यवस्था करेगी? हम वेलफेयर स्टेट है कि नहीं है? भाई सरकार व्यवस्था करेगी। सरकार ने व्यवस्था ये की, वो मुद्रा लोन की व्यवस्था की। अरे लोन नहीं चाहिए भाई। सरकार अगर मान लो ये कंपनियां डूब जाती हैं, इस देश में सिख बिजनेसेस हैं, सिख बिजनेसमैन नहीं है, धंधा बैठ गया, उसको उभारने के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। जिसकी नौकरी गई उसे कुछ नहीं देगी सरकार। जवाब तो सुन ले। अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में नौकरी जाएगी तो सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। उसमें जो कानून बने हुए हैं उसके हिसाब से उनको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलेगा, ग्रेजुटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो वापस ले सकते हैं। ये किताबी बातें आप बता रहे हैं ना, जमीनी हकीकत से बिल्कुल जुदा है। लेकिन नौकरी सिर्फ जा नहीं रही, और जो तनख्वाहें कट रही हैं, कोई बिल्कुल सरकार ने कह दिया तनख्वाहें मत काटना, नौकरी से मत निकालना। लॉ ऑफ हर कंपनी में हो रहा है। लॉ ऑफ रिट्रेंचमेंट अभी भी लागू है, लॉ ऑफ टर्मिनेशन अभी भी लागू है, उसी के हिसाब से निकाला जाएगा। सिद्धार्थ जराबी, ये सारे लॉज लागू हैं क्या? नौकरी जो जा रही है उनको छोड़िए, और जो तनख्वाहें कट गई, सरकार मतलब चुप्पी साध लेगी। आपकी नौकरी गई, आप अपना संभालो भाई। आत्मनिर्भर भारत है ना, ये आत्मनिर्भर नया बज़वर्ड है। संदीप, 2-3 फटाफट बातें बिंदुओं में। पहली बात, मैं ये केंद्र सरकार से ये सवाल पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अपने साथी यहां पे हैं, कि डोमिसाइल को लेके नीति क्या है? जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, वहां डोमिसाइल का लॉ क्यों फिर से वापस लाया गया? सवाल पहला ये। दूसरा, अभी बात की गई कि बाकी ये लॉ ऑफ रिट्रेंचमेंट, मुझे बताइए, जो ये अभी मंदी का फेज है, ये केवल भारत में नहीं है, कोरोना ने पूरी दुनिया में हर अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया है। तो बाकी देश जब सेक्टर्स में जॉब प्रोटेक्शन के लिए इंडस्ट्री को रिलीफ दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर, रेस्टोरेंट बिजनेस, अपने देश में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं? और तीसरी इससे जुड़ी बात, अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे संदीप, तो क्या जॉब्स चाइना में जाके हमें मिलेंगी? तो ये सवाल जो है, मैं इसको बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि
दिक्कत है, दिक्कत केवल हमारी नहीं है, ये वैश्विक दिक्कत है। पर एक सवाल जरूर मेरे मन में है कि पिछले 4-5 महीनों में जो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं सरकार के बाहर, उनको जॉब्स प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया गया? मैं सरकार का कम से कम इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि जो डीए हाइक थी उसको रोका गया। नहीं तो आपको याद होगा कि कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद डीए की हाइक बहुत बड़ी मात्रा में एक दी गई थी। हाँ। शुक्र मानता हूं मैं कि सरकार में प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लेके उस डीए को रोका। पर प्राइवेट सेक्टर को प्रोटेक्ट कहां किया गया है? और अगर आप प्राइवेट सेक्टर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो वेयर विल द न्यू जॉब्स बी क्रिएटेड फ्रॉम? और आलम यह है, अनुराग भदौरिया, क्विक कमेंट चाहूंगा, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट बचा है। देखिए, पीएफ प्रोविडेंट फंड, मैं नौकरी करता हूं, मैं उसे कटवाता हूं, कटवाना भी चाहिए, बल्कि बढ़वा कर कटवाता हूं कि ये मेरी जमा जोखू है। जब मुझे कभी जरूरत हुई, अपने बच्चे को बाहर भेजना है, कोई शादी ब्याह करना है, कोई बड़ी आपदा आ गई, तब पैसे निकालूंगा, उसको कोई छेड़ता नहीं है नौकरी पेशा आदमी। 3 महीनों में 1 करोड़ लोगों ने 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसे निकाल लिए उसमें से। संदीप जी, बार बार ये लोग कह रहे हैं कोरोना काल से हुए, अप्रैल मई की बात कर रहे थे अभी एनजीपी के प्रवक्ता। मैं इनको बता दूं कि मूडीज की क्रेडिट रिपोर्ट आ गई थी मार्च के फर्स्ट वीक में ही, तब उन्होंने दिया था बीए माइनस में। इसके मतलब आप जंक में तभी चले गए थे जब आप कोरोना काल, जंक में नहीं गए थे, जंक से एक शुरू नहीं हुआ था। मैंने एक ऊपर थे, नहीं जंग से एक ऊपर थे, अगर थोड़ा और रुक जाते तो उसी हालत में थे। दूसरा, मैं तनेजा जी अभी अपने तनेजा जी कह रहे थे कि गांव में एयरपोर्ट, अच्छा आप चाहते गांव में एयरपोर्ट नहीं बने, गांव में मेडिकल कॉलेज नहीं बने, सफाई में ही बने, बाकी कहीं ना बने। मेडिकल कॉलेज या गांव में एयरपोर्ट बना के गलत कर दिया। ना, सफाई में ही बने। एक ही परिवार के 21 आदमी मंत्री, एक ही परिवार के नहीं, 300 किलोमीटर तक नहीं, एमएलए, एमएलसी और एमपी बन जाए। अब वो छोड़िए, मैं उस समाजवाद में नहीं जाना चाहता हूँ। दिल्ली में एयरपोर्ट, थोड़ा आपके ऑडियो में गड़बड़ हो रही है। नरेंद्र तनेजा, 3 अहम मुद्दे उठाए हैं, मैं आपसे चाहूंगा 40 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। सिद्धार्थ जरा भी जो कह रहे हैं, मूल सवाल यह है, देश की एक रोजगार नीति होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है, अर्थशास्त्र भी यही कहता है। मैंने कोई ऐसा अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ा और मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया हूं जहां ये कहा गया हो कि जो रोजगार नीति, अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, उससे कई चीजों का सृजन होता है, उसमें रोजगार भी होता है। जैसे दूध को जब मथा जाता है उसमें बहुत चीजें निकलती हैं, ठीक उसी अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए, नौकरी चली जाए, बाहर मिलती है ना। अच्छा, दूसरा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं। समय कम है, मुझे बोलने दीजिए जी। अच्छा, दूसरा, सिद्धार्थ ने ये कहा कि अमेरिका ने इतना पैसे दिए। सिद्धार्थ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं शो पे, इमर्जिंग इकोनॉमी में कितने लोगों ने अमेरिका की नकल करी कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनकी जेब में पैसा डाला। इमर्जिंग इकोनॉमी में एक उदाहरण दे दीजिए आप। इमर्जिंग, अमेरिका से भारत को कंपैरिजन करना गलत होगा, ओईसीडी से कंपैरिजन करना गलत होगा। हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, हमारी अपनी चुनौती है, तो यहाँ कंपैरिजन नहीं कर सकते। पर नौकरी, देखिए, देश को आत्मनिर्भर बनना है तो नौकरी की जरूरत होती है, और इस पर सरकार साफ सफाई से सारे आंकड़े भी दे। और नौकरी जाती है तो कुछ तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? रोजगार सृजित करेगी नहीं करेगी, साफ कर दी है सरकार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे